दोस्तों यदि आपको परमाणु बम और हाइड्रोजन बम पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार की वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जरूर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आइंस्टीन के मास और एनर्जी के जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब किसी भी चीज को दोस्तों हम एनर्जी देते हैं तो उसका दोस्तों मास अपने आप इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों हम जानते हैं डेल्टा एम बराबर डेल्टा E अपॉन सी स्क्वायर से, क्योंकि दोस्तों C की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दोस्तों हम जब ज्यादा एनर्जी देंगे तभी दोस्तों उसमें हम मास में परिवर्तन देखेंगे, इसलिए दोस्तों ज्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ये दोस्तों जो एनर्जी होती है वो उस पदार्थ की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसके कारण होती है, जो कि दोस्तों उसकी विशेष स्थिति अथवा उसकी गति के कारण होती है। तो दोस्तों जब भी हम किसी चीज में मास या फिर इंक्रीज करें, मास दोस्तों जब डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी वहां पे जरूर रिलीज होगी, और यदि एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी तो दोस्तों वहां पे मास वहां पे इंक्रीज करेगा। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कार्बन परमाणु की एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग दोस्तों एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो कि दोस्तों 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होती है। इसको दोस्तों किलोग्राम से हम जूल में बदल देते हैं। किलोग्राम से दोस्तों हम डेल्टा E अपॉन mc स्क्वायर से दोस्तों इसको हम जूल में बदल देते हैं। जूल से इसको हम जानते हैं कि जूल एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻20⁻19 जूल होता है, इसलिए दोस्तों इसको हम सबसे पहले इलेक्ट्रोवोल्ट में बदल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम जानते हैं कि 1 मेगावोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, तो उसको हम दोस्तों फिर बदल देते हैं मेगावोल्ट में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें प्राप्त जो होती है एक एटॉमिक मास यूनिट जो दोस्तों 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम है, इसको हम दोस्तों जब मेगावोल्ट में बदलते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 931.5 मेगावोल्ट, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट की जो दोस्तों वैल्यू होती है मेगावोल्ट में वो दोस्तों होती है 931.5 मेगावोल्ट। अब दोस्तों बात करते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों जब क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यही दोस्तों उसका एक्चुअल मास जो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो दोस्तों एडिशन होता है वही दोस्तों उसका वेट होता है। तो जो कैलकुलेट जो दोस्तों वैल्यू होगी किसी भी परमाणु की वो दोस्तों एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई दो नाभिक में जो दोस्तों परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोस्तों जुड़ते हैं तो वो दोस्तों कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और ये एनर्जी किस लिए रिलीज होती है मैं आपको इसी एनर्जी जो दोस्तों एनर्जी रिलीज होती है उसको दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, यानी कि वो एनर्जी जो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखती है उसको दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब दोस्तों कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो आपस में जुड़ते हैं तो उसको दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी वहां से रिलीज होती है। यदि आप दोस्तों इसको हम दूसरे हिसाब से समझे तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम किसी भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को यदि हम उतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी यदि हम दे दें तो दोस्तों दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों आपस में स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जो दोस्तों मास में जो दोस्तों डिफरेंस होता है, यानी कि जो कैलकुलेटेड मास और जो दोस्तों एक्चुअल मास होता है, इसके डिफरेंस को दोस्तों हम कहते हैं मास डिफेक्ट, यानी कि जो दोस्तों मास कम हुआ उसी के बराबर हम आइंस्टीन की इक्वेशन समझ सकते हैं कि उतना ही दोस्तों एनर्जी रिलीज हुई होगी, यानी कि उतनी एनर्जी जो दोस्तों रिलीज होती है वो दोस्तों उनको आपस में बांधे रखती है। यदि उतनी एनर्जी हम उनको दे दें तो वो हमारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो दोस्तों आपस में स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इतनी दोस्तों बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों हमें सबसे पहले एटम बम के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इस घटना की खोज सबसे पहले दोस्तों 1939 में जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हान और दोस्तों स्ट्रासमा ने की थी। इसमें क्या होता है कि जब कोई दोस्तों बड़ा परमाणु नाभिक जब दोस्तों कोई दो बराबर छोटे नाभिकों में टूटता है तब दोस्तों इस प्रक्रिया को दोस्तों हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोस्तों आप प्रकृति में जानते होंगे कि यूरेनियम के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक होता है यूरेनियम 92 यूरेनियम 238, एक होता है 92 यूरेनियम 235। ये दोस्तों दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो 238 वाला है ये प्रकृति में 99.3% पाया जाता है, जबकि 235 वाला जो है 0.7% पाया जाता है, जबकि दोस्तों यूज सबसे ज्यादा इसी का है। तो हम जब जो परमाणु बम बनाने में है तो दोस्तों इसी का यूज करते हैं 92 यूरेनियम 235 का, क्योंकि दोस्तों ये मैं बताऊंगा कि क्यों इसका यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि 92 यूरेनियम 238 जो दोस्तों है उसको जब विखंडन उसका करेंगे तो उसको हमें ज्यादा गति से यानी कि 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी से हमें उसको न्यूट्रॉन की बमबारी करनी पड़ेगी। लेकिन
जो 92 यूरेनियम 235 से कम एनर्जी से भी उसका यदि हम विखंडन करेंगे 92 यूरेनियम 235 का, तो दोस्तों उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी उसका नाभिक दोस्तों टूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम इतनी एनर्जी क्यों उसका देंगे 92 यूरेनियम 238 को। इसलिए दोस्तों हम ज्यादातर परमाणु बम में जो दोस्तों यूज किया जाता है वो 92 यूरेनियम 235 ही है। तो 92 यूरेनियम 235 को हम परमाणु बम बनाने में यूज करते हैं। 235 का दोस्तों हम परमाणु न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो इसमें जब बमबारी करते हैं तो हमें इसका आइसोटोप प्राप्त होता है, यानी कि हमें प्राप्त होता है 92 यूरेनियम 236, जो कि दोस्तों खुद एक अनस्टेबल है और ये दोस्तों दो नाभिकों बराबर नाभिकों में टूट जाता है, जो कि दोस्तों है 56 बेरिलियम 144 और दोस्तों 36 क्रिप्टॉन 89 और 3 न्यूट्रॉन इसमें दोस्तों निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी विशाल एनर्जी वहां पे निकलती है। तो ये मैंने आपको एक फेमस इक्वेशन बता दी। वैसे दोस्तों जरूरी नहीं कि वही हमेशा निकले दोस्तों, 20 से अधिक तत्वों के दोस्तों 100 से अधिक समस्थानिक वहां पे निकल सकते हैं। तो जरूरी नहीं दोस्तों यही इक्वेशन जो दोस्तों फेमस इक्वेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। दोस्तों यूरेनियम का एक एटम जब दोस्तों टूटता है तो इससे 200 मेगावोल्ट की एनर्जी लूज होती है, यानी कि ये दोस्तों मैंने कैसे कैलकुलेट किया अभी मैं आपको बता देता हूं। यूरेनियम 235 का जब दोस्तों नाभिक की बमबारी की जाती है तो ये जो उत्पाद बनता है वो दोस्तों इसका मास डिफेक्ट हम निकाल लेते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि दोस्तों ये 92 यूरेनियम 235 का जो मास होता है वो दोस्तों जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ प्रोडक्ट तो का मास दोस्तों कम होता है। अब दोस्तों इसका मास डिफरेंस हम देखते हैं, यानी कि जो पहले जो यूरेनियम जितना था और उसके बाद जो दोस्तों यूरेनियम वहां पे बचा उसके बीच में जो दोस्तों मास गायब हुआ उसका दोस्तों आइंस्टीन के समीकरण से दोस्तों इसकी एनर्जी हम निकाल लेते हैं कि कितनी दोस्तों एनर्जी वहां पे रिलीज हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम उसका मास निकाल लेते हैं और उसके बाद जो मास दोस्तों डिफरेंस वहां पे प्राप्त हुआ उसके अंदर आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार उसका हम एनर्जी निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका मेगावोल्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि दोस्तों एक यूरेनियम यानी कि एक यूरेनियम का जब एटम डिस्ट्रॉय होता है तो हमें वहां पे तो 200 मेगावोल्ट की एनर्जी वहां पे प्राप्त होती है, यानी कि दोस्तों 200 मेगावोल्ट की एनर्जी वहां पे प्राप्त होती है। अब हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितना भारी विस्फोट वहां पे हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज मालूम होनी चाहिए जो कि मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम परमाणुओं का भार 235 ग्राम होता है, इसलिए दोस्तों 235 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। अब हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे कि 1 ग्राम परमाणु में कितनी आखिर 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 1 ग्राम परमाणु में दोस्तों संख्या इसकी यदि आप थोड़ी भी गणित जानते हैं तो आपको सिंपल है 6.022 टोटल अपान दोस्तों जो मास है 1 ग्राम परमाणुओं का यानी कि 235, तो 6.022 into 10⁻23 टोटल अपान 235। अब जो कि दोस्तों ये दोस्तों हमारे पास परमाणुओं की संख्या निकल आई, यानी कि 1 ग्राम में उपस्थित यूरेनियम परमाणुओं की संख्या तो इतनी दोस्तों निकल आई। अब इसको दोस्तों हम जो कि जानते हैं दोस्तों एक परमाणु में 200 मेगावोल्ट की एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे 6.022 into 10⁻23 में दोस्तों जब हम 200 का मल्टीप्लाई और 235 से जब भाग कर देंगे तो दोस्तों हमें जो एनर्जी टोटल मिलेगी वो हमें 1 ग्राम परमाणु 1 ग्राम यूरेनियम की वहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें जब ये सारा कुछ हम कर लेते हैं, आप स्क्रीन के साइड में देख भी सकते हैं, तो हमें दोस्तों जो मिलती है 5 × 10⁻23 मेगावोल्ट की एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी दोस्तों कितने के बराबर होती है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। जो दोस्तों 20 टन जो दोस्तों TNT होती है यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून जो दोस्तों एक प्रकार का विस्फोटक है, जितनी दोस्तों एनर्जी 20 टन TNT को दोस्तों विस्फोट करने से प्राप्त होती है वो दोस्तों सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम के दोस्तों विस्फोट करने से हमें प्राप्त हो सकती है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि दोस्तों यदि हम 5 × 10⁻23 किलोवाट घंटा की दोस्तों पावर हमें दोस्तों सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों इतनी घातक यहाँ पे होती है यूरेनियम। आप दोस्तों बात करते हैं कि ये आखिरी चैन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड यूरेनियम एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, चैन कंट्रोल रिएक्शन होती है, यानी कि दोस्तों जिसको काबू ना किया जा सके उसमें दोस्तों क्या होता है कि पूरा दोस्तों यूरेनियम है तब तक दोस्तों विस्फोट होता रहता है, जबकि वो उसमें एक आइटम नहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि आप इतना घातक होता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक रिएक्शन होती है तो उसमें दोस्तों जो 3 न्यूट्रॉन जैसा कि मैंने आपको बताया था वो एक बार फिर दोस्तों यूरेनियम से डिस्ट्रॉय होते हैं। इस प्रकार से 3 से 27 से 27 से 81 इस प्रकार से दोस्तों डिस्ट्रॉय होते चले तब तक चले जाते हैं जब तक उसका एक परमाणु यूरेनियम का डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इस प्रकार के इक्वेशन को दोस्तों हम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहते हैं, जिसको दोस्तों कंट्रोल ना किया जा सके। और दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल्ड रिएक्शन
कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन दोस्तों कहते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों फेयर यूज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर भट्टी, जहाँ के दोस्तों बहुत सारी पावर प्रोड्यूस की जाती है। और इसके दोस्तों पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो ट्राम्बे में स्थापित किया गया था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। आपकी दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम बता देता हूँ। पहला दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत में अप्सरा, दूसरा था जर्लिना, तीसरा था CIR कनाडा इंडिया रिएक्टर, तीसरा दोस्तों जो 1972 में स्थापित किया गया था उसका नाम था दोस्तों पूर्णिमा। तो ये प्रकार का मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्रिटिक आयतन तथा क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास दोस्तों क्या होता है कि यदि किसी प्रकार दोस्तों पहले क्रांतिक आयतन की बात कर लेते हैं। किसी प्रकार का दोस्तों जो परमाणु के विघटन की दोस्तों दर होती है वो दोस्तों उसके क्रिटिकल वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, यानी कि उसका कितना क्रिटिकल वॉल्यूम है। तो दोस्तों उसको हम एक प्रकार से मैनेज कर लेते हैं, वॉल्यूम को उतना ही होना चाहिए किसी भी यूरेनियम परमाणु को। तो बम बनाने से पहले दोस्तों उसको जांच कर ली जाती है। दोस्तों को दोस्तों हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। और दोस्तों जो क्रिटिकल मास होता है उसको इस प्रकार से हम आपको समझा सकते हैं कि किसी भी प्रकार के दोस्तों डिस्ट्रॉय होता है तो हमें जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो कहीं दोस्तों उस मास में दोस्तों लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसमें क्रिटिकल मास दोस्तों इतना है तो कम से कम होना ही चाहिए कि सारे न्यूट्रॉन जो दोस्तों उस मास में टकरा जाएं, यानी कि उसका एक निश्चित दोस्तों एक क्रिटिकल मास होता है किसी भी परमाणु का। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। यूरेनियम का जो क्रांतिक मास जो दोस्तों होता है वो होता है 14.2 kg। यदि इतना मास हो गया तो बम अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं परमाणु बम के बारे में, जो दोस्तों हमारा मेन टॉपिक था एटम बम। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एटम बम अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन पे काम करता है, यानी कि इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसी मैकेनिकल बेस से यूरेनियम के 2 टुकड़े लिए जाते हैं, जिसका दोस्तों दोनों टुकड़ों का भार जो दोस्तों होता है उसका दोस्तों जो क्रिटिकल मास ये जो कि 14.2 kg से कुछ आधे से कुछ अधिक लिया जाता है। और उन दोनों टुकड़ों को दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंच कवर में दोस्तों सघन आवरण में दोस्तों इस प्रकार से दूर दूर रख दिया जाता है, ताकि उससे कॉस्मिक रेज उसमें ना रे यदि पड़ भी जाए तो दोस्तों डिस्ट्रॉय ना हो। और उनको दोस्तों दूर दूर रख दिया जाता है, लेकिन उनका शर्त दोस्तों ये है कि उसको जो क्रिटिकल मास होता है उससे आधे से कुछ अधिक दोनों का मास वहाँ पे होता है। जब दोस्तों हमें बम विस्फोट करना होता है तो उसकी जो चाबी के द्वारा उन दोनों टुकड़ों को हम देते हैं जोड़। और फिर उसके बाद दोस्तों कॉस्मिक रेज जो दोस्तों आसमान से आती हैं, कॉस्मिक रेज जो दोस्तों होती हैं उनमें होता है न्यूट्रॉन जो दोस्तों उन पर पड़ता है और जब उसमें जुड़ जाती हैं उनका दोस्तों क्रिटिकल मास से अधिक वैल्यू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल मास से जब दोस्तों अधिक वैल्यू हो जाती है तो वो बम दोस्तों होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2 प्रकार के तत्वों का यूज किया जा सकता है, जिसमें दोस्तों यूरेनियम 235 का बेस्ट एग्जांपल दोस्तों हिरोशिमा 6 अगस्त को दोस्तों यूरेनियम 235 का यूज किया गया था जो दोस्तों अमेरिका ने किया था। और जो दोस्तों प्लूटोनियम 239 है उसका दोस्तों अमेरिका ने यूज नागासाकी शहर को बर्बाद करने में किया था। तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो यूरेनियम से डिस्ट्रॉय क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 10⁻7 केल्विन का दोस्तों इससे बहुत भारी ताप निकलता है और एक इतनी प्रकार तेज चमक निकलती है कि दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अंधा हो सकता है, यानी कि चमक इतनी तेज होती है अंधा हो सकता है। और दोस्तों इसका जो दाब आसपास बन जाता है वो इतने लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर बनता है। इतना भयंकर दोस्तों विस्फोट वहां पे होता है जहाँ पे एटम बम डिस्ट्रॉय किया जाता है। और दोस्तों यूवी रेज निकलती है, एक्स रेज निकलती है, गामा रेज निकलती है। 10⁻⁻6 सेकंड में पूरा परमाणु बम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके हवा के माध्यम से रेडियो एक्टिव वेव निकलती है दोस्तों, सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बताया कि परमाणु बम कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, उसके पीछे की दोस्तों क्लासिकल दोस्तों पूरी स्टोरी थी मैंने आपको बताई, आपको एक अच्छे से अच्छे बना बताया। अगला दोस्तों वीडियो हमारा आएगा हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, किस प्रकार से काम करता है। यदि वीडियो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो आपको और भी चाहिए आप अपने कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद है पसंद को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो हाइड्रोजन बम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।